टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षण पर शिक्षक के मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण, आर्थिक स्थितियों, प्रशासनिक नीतियों इत्यादि का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं आधार पर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शिक्षक के व्यक्तिगत, बौद्धिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियों को देखा जा सकता है। अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, पहला कारक है व्यक्तिगत कारक। शिक्षक के व्यक्तिगत कारक में निम्नलिखित दो बातें महत्वपूर्ण हैं, पारिवारिक परिस्थितियां और एक विद्यालयीय परिस्थितियां। तो पहला पारिवारिक परिस्थितियों में देखते हैं। पारिवारिक परिस्थितियां भी शिक्षण को प्रभावित करती है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के बदले कम वेतन मिले और ऊपर से उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो उसे हर वक्त अपने घर की चिंता रहेगी, जिस कारण उसका शिक्षण कार्य प्रभावित रहेगा और वह कक्षा में अपना मन नहीं लगा सकेगा। किंतु कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है तो कार्य के प्रति उसकी निष्ठा कम हो जाती है। इसके पीछे तर्क यह है कि शिक्षक को अपनी नौकरी छूटने का डर नहीं रहता और घर परिवार के खर्च की चिंता भी नहीं रहती कि घर कैसे चलेगा। किंतु विवेक और उत्तरदायित्व के बोध से इस समस्या का निराकरण संभव है। पति पत्नी के संबंध का भी शिक्षक के शिक्षण कार्य पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संबंध मधुर है तो शिक्षण कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है और आपस में अनबन है तो शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचती है और अगर शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी आकांक्षाओं वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं पढ़ा पाता तो उसे कष्ट भी पहुंचता है कि वह बच्चों को समर्थ नहीं बना पा रहा। अतः इससे शिक्षक विद्यार्थी दोनों की हानि है। विद्यालयीन परिस्थितियां, इसमें 3 प्रकार की स्थितियों की उपस्थिति रहती है। विद्यालय प्रबंधन की प्रशासनिक नीति, प्रधानाचार्य के साथ शिक्षक का संबंध व्यवहार, अपने साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार। उपयुक्त स्तरों पर शिक्षक का सभी से सकारात्मक संबंध है तो शिक्षण कार्य प्रभावी रहेगा और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें कमी रह जाएगी। बौद्धिक कारक। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ ज्ञान शक्ति है। यह एक अनुमानित ज्ञान शक्ति है क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बल्कि क्रियाओं या व्यवहारों के माध्यम से हो पाता है। यदि शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च नहीं होगा तो शिक्षण कार्य में प्रभावशीलता नहीं आ सकेगी और कक्षा में शिक्षक का प्रदर्शन औसत से भी नीचे आ जाएगा। ऐसे में शिक्षक को एक दूसरी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। वस्तुतः प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की मेधा शक्ति प्रखर होती है और अगर उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जाता तो वे शिक्षक की शिक्षण कला पर संदेह करने लगते हैं और अपने माता पिता से इस बात की चर्चा भी करते हैं, जिस कारण शिक्षक को ग्लानि महसूस होती है। इसलिए शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च और उसके शिक्षण में विविधता का समावेश होना चाहिए। शिक्षक का बौद्धिक स्तर उच्च होगा तो शिक्षण सामान्यतः प्रभावी व कौशलपूर्ण होगा, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। ये लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं। प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थियों के कठिन सवालों का संतोषजनक उत्तर। आधुनिक परिवेश के अनुरूप विद्यार्थियों को उदाहरण द्वारा सवालों का हल बताना। कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आसान तरीकों से सवालों का हल बताना। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति को विकसित करना और बढ़ावा देना। शिक्षण विधि में आधुनिक तरीके से कक्षा संचालन को बढ़ावा देना। शिक्षण कार्य करते समय विद्यार्थियों में आसान,
से कठिन की ओर तथा कठिन से आसान की ओर समस्याओं का हल करने की विधि विकसित करना। बौद्धिक कारक से संबंध, ये सभी बातें एक कुशल शिक्षक के कक्षा संचालन की विधि को विकसित व परिष्कृत करती हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक निम्नलिखित त्रिस्तरीय क्रियाओं को पूर्ण करता है। कार्य का विश्लेषण करना। शिक्षा वास्तव में मानवीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। प्रभाव डालने वाला शिक्षक होता है दूसरे व्यक्ति और प्रभाव ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। शिक्षक में मूल्यपरक ज्ञान होने के लिए कार्य के विश्लेषण की योग्यता होनी चाहिए। कार्य का विश्लेषण व उसकी विशेषताएं शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए प्रभावित करती हैं। शिक्षक को प्रभावित करने वाले कारक: विद्यार्थियों की सीखने संबंधी क्रियाएं, विद्यार्थियों से सीखने हेतु सकारात्मक व्यवहार, विद्यार्थी अधिगम संबंधी परिस्थितियों का ज्ञान, निदानात्मक मूल्यांकन के लिए मानदंड का निर्धारण। जैसे कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण, प्रकरण, उपकरण, तत्व, ये सीखने की क्रियाएं हैं। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, फिर प्रकरण, उपकरण, तत्व। कार्य विश्लेषण, ये जो 3 प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक जो है अपनी क्रियाओं को पूर्ण करता है। ठीक है। अब दूसरा है कार्य विश्लेषण, शिक्षण के दौरान किए जाने वाले कार्य, फिर शिक्षण, प्रकाशन, अनुशासन, पर्यवेक्षण, अन्य कार्य। कौशल विश्लेषण, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, व्याख्या करना, निदान करना। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना। शिक्षक का मुख्य ध्येय उद्देश्यों की पहचान करके गंतव्य पर पहुंचाना और विद्यार्थियों को अधिकाधिक लाभ देना है। परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षक आवश्यकतानुसार पुस्तक के निर्माण से लेकर विद्यार्थियों के मूल्यांकन तक का ध्यान रखे। उद्देश्यों की पहचान के 3 आधार निर्धारित है: ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। ज्ञानात्मक: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक के हैं। क्रियात्मक में उद्दीपन, हस्तांतरण, नियंत्रण, समन्वयीकरण, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। भावात्मक: प्राप्त करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन करना, संप्रत्यय निर्माण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। उद्देश्यपूर्ण अधिगम आवश्यक रूप से घटित होता है। विद्यार्थी अधिगम का उद्देश्य पहले से निर्धारित कर संगठित रूप से क्रियाशील होता है। यदि बालक गणित सीखना चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति या शिक्षक के पास जाएगा जो उसे गणित के सिद्धांत व व्यवहार सिखा सके। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक रूप से प्रभावी बनाते हैं। अधिगम के उद्देश्यों को विस्तृत आयाम देते हैं, प्रश्नों के चयन में सुगमता प्रदान करते हैं, शिक्षण के प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करते हैं, शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को संतुलित बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक: शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। दिशापरक चेतना से परिपूर्ण शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकूल दिशा निर्धारित करता है, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। साथ ही निर्धारित किए गए लक्ष्य पूर्ण होते हैं। शिक्षक का दायित्व है पहले से चलने वाली उनकी सीख प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार एक सकारात्मक व इच्छित दिशा में मोड़ देना, ताकि वे अपने गतिशील वातावरण के परिवर्तन के प्रति खुद को ढाल सके। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक:
शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के तहत शिक्षण की अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियां, सहज प्रवृत्तियां, भावना ग्रंथियां इत्यादि है। अभिक्षमता किसी क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता होती है। अभिक्षमता का आशय रुझान से है जो किसी पेशे या कार्य में सफलता पाने हेतु आवश्यक होता है। इसका प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। विंघम अभिक्षमता किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। किसी शिक्षक का झुकाव मन से शिक्षण की ओर नहीं है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। वहीं दूसरी ओर शिक्षक का शिक्षण की ओर मन से झुकाव होता तो वह अच्छा शिक्षक न होने पर भी प्रयास करके आदर्श शिक्षक बन सकता है। रुचि एक ऐसा अवयव है जो किसी कार्य को सीखने और पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। शिक्षक भले ही उच्च बौद्धिक कौशल का हो, यदि उसे शिक्षण कार्य में रुचि नहीं है तो वह कक्षा में भले ही चला जाए लेकिन विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ा नहीं सकेगा। अभिवृत्ति रुचि का ही अंतर संबंध रूप है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कार्य में रुचि होती है तो वह धीरे धीरे वह कार्य करने लगता है और उससे उसकी अभिवृत्ति का विकास होता है। इसके दो रूप हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण कार्य की प्रभावी बनाती है और ऋणात्मक जो पद्धति है और नकारात्मक अभिवृत्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक अभिवृत्ति इसमें बाधा उत्पन्न करती है। मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्येक मनुष्य में मूल प्रवृत्ति उग्र या शांत रूप में होती है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की परिभाषा दी है। मूल प्रवृत्ति प्रदत्त शक्ति है जिसके कारण प्राणी किसी विशेष प्रकार के पदार्थ की ओर ध्यान देता है। उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग की अनुभूति करता है एवं उस पदार्थ के संबंध में एक विशेष प्रकार का आचरण करता है। भावना ग्रंथियाँ भावना ग्रंथियों अथवा अहम की भावना से संबंध कारक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित ही नहीं करता बल्कि धीरे धीरे शिक्षक के सद्गुणों का भी लोप करता है। जैसे ही शिक्षक में यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूँ, जैसा ज्ञान मेरे पास है वैसा ज्ञान पूरे पृथ्वी में किसी के पास नहीं है, वैसे ही उसके गुणों का ह्रास होने लगता है। इसी कारण दूसरा पक्ष है हीन भावना से ग्रस्त होना। यदि किसी शिक्षक के मन में यह बात आ गई कि वह शिक्षण कार्य समुचित ढंग से नहीं करा पाएगा तो भले ही शिक्षक विषय का कितना भी ज्ञानी हो, जानकार हो, लेकिन वह कक्षा में सकारात्मक रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। एक कुशल शिक्षक को इन दोनों स्थितियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। शिक्षण कौशल शिक्षण की सभी क्रियाएं विद्यार्थी के अधिगम की ओर केंद्रित है। शिक्षक कक्षा में एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जैसे व्याख्यान देना, उदाहरण देना तथा प्रश्नों को रोचक बनाने में विशिष्ट व महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करना। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी क्रियाएं शिक्षण कौशल कहलाती है। शिक्षण को एक ओर विज्ञान माना गया है और दूसरी ओर कला। शिक्षण कौशल शिक्षण के व्यवहारों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों के अधिगम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित रहता है। एक प्रभावशाली शिक्षक उसी को माना गया है जिसमें विशिष्ट कौशल उपस्थित हो। सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के डॉक्टर B.K. पासी के शब्दों में शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुविधा प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल का वर्गीकरण। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के एलन एवं रायन ने शिक्षण में निहित कौशलों को स्पष्ट करने के लिए उनका निम्नलिखित रूपों से वर्गीकरण किया है।
उद्दीपन भिन्नता। शिक्षक जब कक्षा में देखता है कि विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर नहीं है और जो पढ़ाया जा रहा है वे उसे भी ध्यान से सुन व देख नहीं रहे हैं, तो पढ़ाते हुए वह जानबूझकर क्रियाओं में परिवर्तन करता है, जिसके कारण विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। विन्यास प्रेरणा। जिस विषय की ओर बच्चे प्रेरित होते हैं उसे वे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ की प्रकृति पर शिक्षण कौशल निर्भर करता है। संवरण। शिक्षक किसी पाठ्य वस्तु का संक्षेपण कर किसी नवीन पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं, जैसे प्रदूषण की पाठ्य वस्तु को पढ़ाते हुए और उसे संक्षिप्त करते हुए मनुष्य के स्वास्थ्य प्रकरण वाली नवीन पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शिक्षक मौन एवं अशाब्दिक संकेत। शिक्षक द्वारा कक्षा में शाब्दिक अंतःक्रिया के साथ अशाब्दिक अंतःप्रक्रिया के कुछ संकेतों व हाव भाव का प्रयोग करता है। यह कौशल कक्षा में अंतःक्रिया को उपयोगी व प्रभावी बनाता है। विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी। विद्यार्थियों की मजबूत भागीदारी। ऐसे शिक्षण कौशल जिसके द्वारा एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु पुनर्बलों के उचित चुनाव व उनके प्रभावपूर्ण उपयोग में पूरी सहायता मिलती है। विद्यार्थियों को शिक्षण क्रियाओं में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रश्नों की प्रवाहशीलता। शिक्षक पाठ्य वस्तु को पढ़ाकर कुछ समय बाद विद्यार्थियों से उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है, इससे विद्यार्थियों को अनुक्रियाओं का अधिक अवसर मिलता है, साथ ही पाठ्य वस्तु का रिवीजन भी हो जाता है। खोजपूर्ण प्रश्न। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता अथवा अपूर्ण या गलत उत्तर देता है तो शिक्षक उसे सही उत्तर देने के लिए प्रेरित करते है अथवा सही उत्तर के दिशा में हल ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। इसे ही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित और सांस्कृतिक बनाने के लिए उच्च स्तरों के प्रश्नों का प्रयोग करता है, जिससे विद्यार्थियों की जानकारी तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके संस्कार भी अच्छे होते हैं और वे जीवन में सफल होते हैं। व्यवहार का अभिज्ञान व उस पर ध्यान देना। शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहारों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके व्यवहारों के अनुकूल शिक्षण में तालमेल बिठाना चाहिए। एक संवेदनशील शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए रुचिकर एवं अरुचिकर प्रक्रियाओं का यथेष्ट ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वह कक्षा में शिक्षण करते समय करता है। उदाहरण देकर स्पष्ट करना तथा प्रयोग। पाठ्य वस्तु को स्पष्ट व सरल करने के लिए शिक्षकों को उदाहरणों की मदद लेनी होती है तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। इसके कारण शिक्षण कार्य प्रभावी व बोधगम्य बन जाता है और बच्चे रुचि के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्याख्या देना। शिक्षक कक्षा शिक्षण में जब किसी ऐसे कथन का प्रयोग करते हैं जिससे विद्यार्थियों की बोधगम्यता में वृद्धि की जाती है, तो कथन आंतरिक रूप से किसी न किसी प्रत्यय से संबंध रखते हैं। इसे ही व्याख्या संबंधी कौशल कहते हैं। नियोजित पुनरावृत्ति। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारियों की संक्षेप में पुनरावृत्ति की जानी चाहिए। इससे विषय वस्तु को समझने और उन्हें याद रखने में आसानी होती है। एक शिक्षक में इस कौशल का होना आवश्यक है। संचार पूर्णता। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के मध्य दी जाने वाली शिक्षा के दौरान संचार प्रक्रिया का निर्वाह सुचारू रूप से किया जाना चाहिए।
तथ्यों, व्याख्यानों अथवा प्रयोगों आदि का संप्रेषण ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। साथ ही फीडबैक के द्वारा विद्यार्थियों को भी शिक्षण प्रक्रिया से प्रभावी तौर पर जुड़े रहना चाहिए। डॉक्टर बी.के. पासी द्वारा दी गई शिक्षण कौशल की सूची: अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखना, पाठ का परिचय, प्रश्नों की पूछताछ में प्रवाहशीलता, खोजपूर्ण प्रश्न, समझना स्पष्ट करना, उदाहरण के साथ चित्रण, प्रेरणा, विविधता, मौन व गैर मौखिक संकेत, सुदृढ़ीकरण, विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना, श्याम पट्ट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति और अंत में मौजूद व्यवहार को पहचानना। अच्छे शिक्षक की विशेषताएं: शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि वो उसे क्या और कैसे पढ़ाना है। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अभिवृत्ति का संचार करे। कक्षा के वातावरण को ऊर्जावान बनाए रखे। अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों की प्रशंसा करें और उन्हें उपयुक्त अवसर पर पुरस्कृत भी करें। शिक्षण में विविधता तथा रोचकता का समावेश हो, जिससे कक्षा की अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थियों को भी लाभ मिले। विद्यार्थियों की अध्ययन संबंधी समस्याओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों में वे अध्यापक अधिक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। शिक्षक को अपने विषय का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। शिक्षक का कक्षा में व्यवहार किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक का अपने विद्यार्थियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। शिक्षकों में संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, साथ ही वे अपने अनुशासन प्रिय हो। शिक्षक में विद्यार्थियों के साथ संबंध विकसित करने की क्षमता हो, साथ ही उनके कल्याण की चिंता हो। शिक्षण कार्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, साथ ही विद्यार्थियों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो। विद्यार्थियों को सीखने व प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका धैर्यशील होना है। शिक्षक में भावात्मक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण हो। शिक्षक को उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार पर दंड देना चाहिए, जिससे वह उसके पुनरावृत्ति ना कर सके। एक शिक्षक पूर्ण रूप से तभी सफल हो सकता है जब वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे। शिक्षक का संप्रेषण कौशल उत्तम होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक समय का पाबंद होता है। शिक्षक विद्यार्थी संबंध सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को अपने अध्यापन में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण प्रभावक तत्व: शिक्षक, शिक्षार्थी सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, संस्थाएं। तो सबसे पहला टॉपिक है शिक्षक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक छोर पर यदि शिक्षार्थी खड़ा है तो दूसरे छोर पर शिक्षक अनिवार्य स्तंभ के रूप में खड़ा होकर इस प्रक्रिया को संपूर्णता प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक के इसी महत्व को देखते हुए निम्न बिंदु में शिक्षक के प्रभाव को व्याख्यायित किया जा सकता है। जैसे विषय की जानकारी। यह कहा जाता है कि शिक्षक उतना ही योग्य होता है जितना उसे विषय से संबंधित ज्ञान हो। यदि किसी शिक्षक में ज्ञान की कमी है तो वह कमी विद्यार्थियों तक संप्रेषित हो जाएगी। जो शिक्षक अपने विषय की जानकारी भली भांति रखता है वही शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान कर सकता है।
शिक्षण अधिगम का कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए एक शिक्षक द्वारा प्रदर्शित विषय वस्तु पर उसकी गहन जानकारी और महारत निर्णायक भूमिका अदा करती है। शिक्षार्थियों की जानकारी। एक योग्य शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के बारे में अधिकतम जानकारी होनी चाहिए। इसके तहत हम शिक्षार्थियों के ज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के ज्ञान को शामिल कर सकते हैं। किसी विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया और क्षमता का ज्ञान शिक्षक को प्रभावी बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है और शिक्षक का अध्यापन का गति तेज है तो विद्यार्थी को कुछ भी समझ नहीं आएगा और शिक्षण कार्य व्यर्थ हो जाएगा। शिक्षण कौशल। एक शिक्षक के पास विषय की जानकारी का होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उस जानकारी को शिक्षार्थियों तक संप्रेषित करने में कुशल होना। एक शिक्षक के शिक्षण कौशल में कमी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। मैत्री भाव। शिक्षक अपने ज्ञान को शिक्षार्थियों तक संपूर्णता में तभी पहुंचा सकता है जब वह उनके प्रति मैत्री भाव रखता हो। शिक्षार्थी भी वैसे शिक्षक से निसंकोच सवाल जवाब कर पाते हैं जो उन्हें मित्रवत सिखाने के लिए राजी हों तथा धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर सके। यदि विद्यार्थी अपने शिक्षक से भयभीत रहते हों तो वे शिक्षक के सामने अपनी समस्याएं नहीं रखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका समाधान नहीं होगा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। शिक्षक का व्यक्तित्व। अपने शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति होता है। उसके व्यवहार की शिक्षार्थी नकल करने की कोशिश करते हैं, अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कार्य के समय तो उत्कृष्ट व्यवहार करे ही और समाज में भी उसका दैनंदिन व्यवहार आदर्शात्मक हो। अपने व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नेतृत्व प्रदान करता है। वह अपने व्यवहार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सहज बनाता है। शिक्षक की मन स्थिति और शिक्षण के साथ समायोजन। शिक्षक का अपने कार्य में पूर्णतः मन लगाना यानी अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर शिक्षार्थियों के जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाकर राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान की महत्ता समझाना। इसके साथ साथ मानसिक स्तर पर स्वस्थ एवं मजबूत शिक्षक ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कुशल संचालक होता है। अनुशासन। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का दायित्व शिक्षक का होता है। अनुशासन विहीन कक्षा एक भीड़ की तरह होती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है। अतः कक्षा में अनुशासन बनाए रखना अति आवश्यक है, तभी शिक्षण का कार्य सुगमता से किया जा सकेगा। शिक्षार्थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण घटक शिक्षार्थी होता है। वह क्या, कितना और कैसे सीखेगा यह उसकी व्यक्तिगत विशेषता और अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करता है। निम्न बिंदु शिक्षार्थी से संबंधित कारणों को वर्णित करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षण के समय यह बेहद महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षार्थी न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि मानसिक रूप से भी सीखने के लिए तैयार हो। एक हल्का पेट दर्द या सिर दर्द भी शिक्षार्थी को सीखने की क्षमता को नकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकता है और शिक्षार्थी पूरे अध्ययन के पश्चात कुछ भी नहीं सीख सकता है। एक तनाव रहित, भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षार्थी ही सीखने की प्रक्रिया में संतोषजनक परिणाम दे सकता है। शिक्षार्थी की आधारभूत क्षमता। इसके तहत निम्नलिखित क्षमताओं को देखा जा सकता है। सीखने की जन्मजात क्षमता, विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने की क्षमता, सामान्य बुद्धि और तर्क करने की क्षमता। आकांक्षा और उपलब्धि। शिक्षार्थी की आकांक्षा और उपलब्धि का स्तर उसके सीखने के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। शिक्षार्थी की आकांक्षा इतनी उच्च भी नहीं होनी चाहिए कि वह उसे हतोत्साहित करे। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कुशल संचालन के लिए शिक्षार्थी की आकांक्षा और उपलब्धि का स्तर इतना रखा जाना चाहिए जिससे आसानी से हासिल किया जा सके। एक स्तर हासिल कर लेने के पश्चात अगला लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
जीवन का लक्ष्य। शिक्षार्थी के जीवन का लक्ष्य उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि जीवन का लक्ष्य बड़ा है तो शिक्षार्थी कड़ी मेहनत करता है। वह अपने सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दरकिनार करते हुए अपना अध्ययन जारी रखता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। सीखने की तैयारी। यदि विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार नहीं है तो कोई भी शक्ति उसे सीखने पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन जब कोई विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो विषम से विषम परिस्थिति में भी वह सीख लेता है। सहायक सामग्री। शिक्षण को विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री भी प्रभावित करती है, यथा अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो सुविधाएं, ऑनलाइन क्लास के लिए आवश्यक सामग्री यथा लैपटॉप, कैमरा आदि। इन सहायक सामग्रियों का कुशल प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से निष्पादित करता है। इन सहायक सामग्रियों के अभाव से शिक्षण प्रणाली नकारात्मक ढंग से प्रभावित हो सकती है। अनुदेशात्मक सुविधाएं। इसके तहत कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, संगोष्ठी कक्षा, लाइब्रेरी आते हैं जिनका उपयोग विद्यार्थियों को औपचारिक निर्देश देने के लिए किया जाता है। इनकी उपलब्धता प्रभावी शिक्षण को सुनिश्चित करती है। यदि विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप इनकी पर्याप्त संख्या नहीं होगी तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। शैक्षिक वातावरण। इसके तहत विद्यालय के भीतर के प्रवेश को संदर्भित किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थी संबंध, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों का व्यवहार, विद्यालय की स्वच्छता, कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात, कक्षा की शांति आदि शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं। यदि शैक्षिक वातावरण शिक्षा के आदान प्रदान के अनुकूल नहीं है, यानी कक्षाएं शोर शराबे से भरी हुई हो, प्रांगण में विद्यार्थी शोर मचा रहे हो, तो शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। अतः शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम जरूर उठाने चाहिए। संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं अपनी नीतियों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। एक संस्था कक्षा में शिक्षक को अपने मन मुताबिक पढ़ाने की स्वतंत्रता दे सकती है या उसे शिक्षण को नियंत्रित भी कर सकती है, जैसे पाठ्यक्रम को निश्चित समयावधि में समाप्त करना। एक स्वायत्त शिक्षक जो अपने पाठ्यक्रम को स्वयं निश्चित करता है और बेहतर शिक्षण कार्य कर सकता है और प्रकारांतर से संस्था को उत्कृष्ट बना सकता है। टॉपिक ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, नेक्स्ट वीडियो में।